बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को स्टेट्स की क्लास में एक बार फिर से खुश आमदीद। स्टेट्स की क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। सबसे पहले यहाँ पर डेटा को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मालूमात क्या है, डेटा क्या है। Any type of numerical information is called data और a collection of observable information or facts are called data। ये हम चैप्टर 1 में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे डेटा के हवाले से, इसकी टाइप्स के हवाले से, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। यहाँ पर हम बेसिकली इस चैप्टर में डेटा को प्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 1 में हमने थ्योरी डिस्कस की थी कि डेटा क्या है, कितनी टाइप्स के होते हैं। अब इस स्टेट्स का सेकंड फंक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डेटा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटा कहलाती है, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि डेटा क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, और चैप्टर नंबर 2 में हम इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की तरफ जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डेटा की बात यहाँ पर कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिहाज से। According to the arrangement of data means data is organized or unorganized. There are two types of data. डेटा की अरेंजमेंट किस तरह की है, डेटा को प्रेजेंट किस तरह किया हुआ है, इस लिहाज से डेटा की टू टाइप्स हमारे पास आती हैं। डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। इस लिहाज से हमने कहा कि डेटा टू टाइप्स का है, ग्रुप डेटा और दूसरा है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा नाम से ही जाहिर है कि मालूमात जो होगी वो ग्रुप्स में हमारे पास मौजूद होगी। अनग्रुप का मतलब ये है कि जो मालूमात है आपके पास वो अनग्रुप में मौजूद होगी। तो अगर ग्रुप बने हुए हैं तो ऐसी मालूमात आपके पास ग्रुप डेटा कहलाती है, और अगर आपके पास जो है वो मालूमात अनग्रुप की फॉर्म में मौजूद है तो ऐसी मालूमात आपकी अनग्रुप डेटा कहलाती है। डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप डेटा आर डेटा that are not organized or if arranged could only be from highest to lowest or lowest to highest। कह रहे हैं यहाँ पर जो मालूमात होती है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती, या अगर अरेंज हो भी, ऑर्गेनाइज हो भी, तो वो इस तरह होती है कि या तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ मूव करके हम डेटा को अरेंज कर दें, या फिर लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ मूव करके हम डेटा को अरेंज कर दें। ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप में डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रॉपर अरेंज्ड होता है, क्लासेस बनी हुई होती है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कैटेगरीज डिफाइंड होती हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि डेटा को अरेंजमेंट के लिहाज से, ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से, कि डेटा ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है, अरेंज है या अनअरेंज है। तो इसके लिहाज से डेटा की टू टाइप्स हो गई, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। डेटा को हम दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रुप फॉर्म में और अनग्रुप फॉर्म में। अनग्रुप डेटा को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, द डेटा प्रेजेंट नॉट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड अनग्रुप डेटा। इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नॉट इन ऑर्डर, रॉ डेटा इन रॉ फॉर्म, नॉट सिस्टमेटिकल अरेंज्ड। कह रहे हैं ऐसी मालूमात जो आपके पास ग्रुप की फॉर्म में नहीं होती अनग्रुप डेटा कहलाती है। ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता, रॉ फॉर्म में होता है, रॉ डेटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में पाया जाता है, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होता, तरतीब से नहीं लिखा हुआ होता हमारे पास। तो ऐसा डेटा जो कि ग्रुप की फॉर्म में मौजूद नहीं है वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है अनग्रुप डेटा की। ये डेटा जो मालूमात हमारे पास मौजूद है, एजेस ऑफ अ सैंपल ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम अर्बन चाइल्ड केयर सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यहाँ पर डेटा लिया गया है मैनेजर्स का, और डेटा जो मौजूद है वो इस तरह है कि ग्रुप्स नहीं बने हुए। तो इस तरह जब मालूमात आपके पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जहाँ पर ग्रुप्स नहीं बने हुए, तो ऐसी मालूमात, ऐसी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो कि अनग्रुप फॉर्म में हो, अनग्रुप डेटा कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ग्रुप डेटा को। द डेटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। वो डेटा, वो मालूमात जो कि प्रेजेंट हो ग्रुप की फॉर्म में, उसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल शो हुई है, ये नंबर्स हमारे पास थे, इन नंबर्स को हमने क्लास की फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, टेली शीट बनाई, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी।
ये टेली शीट फ्रीक्वेंसी किस तरह बनती है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस किस तरह बनती है, क्लास इंटरवल कहलाता है ये वाला कॉलम, तो ये क्लास इंटरवल किस तरह बनता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई मालूमात इस फॉर्म में मौजूद है, ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रीक्वेंसी मेंशन है, ग्रुप्स फॉर्म में है, क्लासेस फॉर्म में है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, या फिर जो है वो ग्रुप्स के जरिए डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्लास के जरिए डिस्क्राइब किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसी मालूमात, ऐसी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास ग्रुप डेटा कहलाती है। ग्रुप डेटा वो मालूमात है जिसमें ग्रुप्स की फॉर्म में या क्लासेस की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा मौजूद होता है। यहाँ क्लास हमें क्लियर हो गया कि अनग्रुप डेटा क्या है। द डेटा दैट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ डेटा। अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा भी कहा जाता है। ये वो डेटा होता है जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होता, ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये मालूमात हमें दी हुई है, डेटा गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन डेटा में क्लासेस नहीं बनी हुई, ग्रुप्स नहीं बने हुए, तो ये डेटा, ये मालूमात हमारे पास अनग्रुप कहलाती है। ऐसे ही ग्रुप को देख लेते हैं। ग्रुप डेटा हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ग्रुप डेटा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप, यानी वो डेटा जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है उसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा है। जैसे यहाँ पर जो मालूमात है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, 2 से लेकर 4 तक, 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10, इस तरह क्लासेस बनी हुई हैं, क्लास इंटरवल बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसे हमने कहा ये हमारे पास ग्रुप डेटा है जो कि मालूमात ग्रुप्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। It means to put the collected data in such a way that one can get more information in less time is known as presentation of data। अभी तक हमने डिस्कस किया कि डेटा क्या है, वो मालूमात जो कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, वो मालूमात कहलाती है, वो डेटा कहलाती है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो मौजूद है आपके पास, वो डेटा है। डेटा को हमने कहा प्रेजेंटेशन के लिहाज से, हमने कहा ग्रुप्स बने हुए होते हैं तो ग्रुप डेटा है, ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो अनग्रुप डेटा है। अब यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट क्यों करते हैं हम? डेटा को इसलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को हासिल कर सकें, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके इन लेस टाइम, कम वक्त में। इसलिए हमने क्या करना होता है, अपने कलेक्टेड डेटा को, जो मालूमात हमने कलेक्ट की है उसे प्रेजेंट करना होता है, और ये प्रोसेस, ये अमल प्रेजेंट करने का कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है। मतलब जो डेटा को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके कितने तरीके होते हैं, किस किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। There are two main methods which may be used for the presentation of collected data। टू मेन मेथड है, दो खास तरीके हैं हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करने के। एक तो हमारे पास है टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी टेबल के जरिए अपनी मालूमात को प्रेजेंट करना, और दूसरा है विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी डायग्राम के जरिए, ग्राफ के जरिए मौजूदा मालूमात को प्रेजेंट करना। तो दो मेथड हो गए हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको टेबुलर प्रेजेंटेशन कह रहे हैं हम, और दूसरा है ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसे हम विजुअल प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम ग्राफ और डायग्राम बनाना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से सीखेंगे कि किस तरह डेटा जो है वो टेबल के जरिए प्रेजेंट किया जाता है, टेबल किस तरह बनते हैं और किस तरह टेबल प्रेजेंट कर रहा होता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? A frequency distribution is a statistical table which shows the arrangement of data according to magnitude, size, either individual or in groups, with their corresponding numbers of values side by side। यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेसिकली है क्या? स्टैटिस्टिकल टेबल है जो कि डेटा की अरेंजमेंट को शो कर रहा होता है मैग्नीट्यूड साइज के लिहाज से, या तो इंडिविजुअल फॉर्म में या फिर ग्रुप फॉर्म में। साइड बाय साइड जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल है जो डेटा की अरेंजमेंट को शो कर रहा होता है मैग्नीट्यूड साइज के लिहाज से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन हुआ है। द रॉ डेटा कलेक्टेड इन अ कॉम्प्लेक्स एंड एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, one cannot fully subscribe the true figures at the first sight, so some modifications are necessary, therefore they should arrange in a
डेफिनेट ऑर्डर्स और फॉर्म्स। यहाँ कह रहे हैं कि रॉ डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं बाज़ दफ़ा वो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता कि फर्स्ट साइड एक दफ़ा देखा जाए और सारी बात सारी मालूमात आसानी से समझ में आ जाए। तो ज़रूरी होता है कि उस डेटा को, उस रॉ डेटा को हम क्या करें, टेबल के ज़रिए प्रेजेंट करें या फिर उसको अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, ताकि उसकी मालूमात को हम आसानी से समझ सकें। तो समझने के लिए मालूमात को, डेटा को हम क्या करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, किस किस तरीके से हम एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को, जो मालूमात हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करने के? देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। द डेटा एरे, जिसे द एरे भी कहा जाता है। फर्स्ट मेथड हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे, जिसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और थर्ड हमारे पास है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम ग्रुप्स के जरिए मालूमात को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन मेथड्स को। तो हमें यहाँ ये बात समझ में आई कि डेटा को प्रेजेंट करने के, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं: डेटा एरे, फ्रीक्वेंसी एरे और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और थर्ड वाला मेथड जो है हमारा, वो मेन मेथड है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले हम चलते हैं डेटा एरे की तरफ। द डेटा एरे, जिसे द एरे भी कहा जाता है, इट इज अ प्रेजेंटेशन मेथड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ये प्रेजेंटेशन मेथड है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा in an ascending or a descending order of magnitude is known as the array। कह रहे हैं यहाँ पर कि एक डेटा को, जो कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जो प्रेजेंटेशन मेथड यूज करते हैं हम, उसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास है डेटा एरे का। इसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग फॉर्म में, यानी 1 2 3 4 इस तरह जो है वो लोएस्ट से हम जाते हैं हाईएस्ट नंबर की तरफ, या फिर बाज़ दफ़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट से हम मूव करते हैं लोअर वैल्यू की तरफ, 10 9 8 7 6 5 इस तरह मूव करते हैं। तो जो डेटा मालूमात हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसे असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करें तरतीब से, या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करें, तो अरेंजमेंट का ये मेथड, जिसमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग फॉर्म को हम यूज़ कर रहे होते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए, वो दी डेटा एरे कहलाता है। ये प्रेजेंटेशन मेथड असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने का दी डेटा एरे या एरे कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से शो हुआ हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट सिक्योर्ड इन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग आर, 20 स्टूडेंट ने अकाउंटिंग में जो नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ हमें दिए हुए हैं 35 42 43 51 36 42 43 51 39, फिर 42 है 43 52, देन 40 43 46 52 40 43 56 और 54। इस तरह ये हमारे पास 20 स्टूडेंट के जो है वो नंबर्स मौजूद हैं जो उन्होंने अकाउंटिंग में हासिल किए हैं। ये डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज नहीं है, तरतीब से नहीं लिखा हुआ, अनऑर्गेनाइज मालूमात है, अनऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। इसे हमने ऑर्गेनाइज करना है फर्स्ट मेथड को यूज करते हुए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, जो कि हमारे पास दी डेटा एरे था। दी डेटा एरे में हम करते क्या हैं, सबसे कम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू की तरफ, यानी लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और ये मेथड हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कहलाता है। तो अब इस अनऑर्गेनाइज डेटा को हमने असेंडिंग फॉर्म में दी डेटा एरे के जरिए प्रेजेंट करना है। हमने यूज किया दी डेटा एरे का मेथड और इसे अरेंज इस तरह कर दिया। 35 मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास, इसके बाद हम सीक्वेंस से गए 35 36 39, देन फिर 40, फिर अगेन 40। जितना नंबर जो रिपीट हो रहा है नंबर जितनी दफ़ा, उसको उतनी दफ़ा यहाँ पर लिखेंगे। 42 टाइम्स था, 2 टाइम लिख दिया हमने सीक्वेंस से। 42 3 टाइम्स था, 3 टाइम लिख दिया। 43 5 टाइम्स था, 5 टाइम लिखा। 46 2 टाइम था, 51, फिर 52 और लास्ट में 54। तो ये मिनिमम वैल्यू 35 से हमने मूव किया हाईएस्ट वैल्यू 54 पर। तो ये अरेंज करने का मेथड हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेशन मेथड कहलाता है डेटा का, दी डेटा एरे या फिर दी एरे। इससे हमें होता क्या है, कुछ रिजल्ट सामने आते हैं।
The above organized data provides the following information. The minimum marks is 35 and the maximum marks is 54. देखिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब भी हम डेटा को एक ही दफ़ा में कुछ मालूमात को हासिल करना चाहते हैं, कम वक्त में ज़्यादा मालूमात को हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपने कलेक्टेड डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में अनऑर्गेनाइज डेटा था, यहाँ हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ऑर्गेनाइज करने से क्या रिजल्ट सामने आए, क्या मालूमात सामने आई, किस तरह हमने एनालाइज किया डेटा को, वो यहाँ मेंशन है पॉइंट्स की फॉर्म में। पहला हमने कहा कि हमने आसानी से जज कर लिया कि मिनिमम वैल्यू 35 है और मैक्सिमम वैल्यू 54 है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं रेंज निकालना आसान हो गया। रेंज का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू को माइनस करवा दें छोटी वैल्यू से तो रेंज आ जाती है कि डेटा की रेंज क्या है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 35 थी और मैक्सिमम 54 थी। 54 माइनस 34 तो आंसर आ गया 19, यानी डेटा की रेंज जो है वो क्या है, 19 है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है देयर इज अ हैवी कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन 40 टू 52, मतलब जो हाईएस्ट नंबर्स आए हैं बच्चों के, ज्यादातर नंबर्स जो आए हैं वो किसके दरमियान में आए हैं, 40 से लेकर 52 के दरमियान में जो है वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए हैं 40 से लेकर 52 के दरमियान में। A majority of the students secured 43 marks. इस डेटा को देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने 43 नंबर हासिल किए हैं। 5 बच्चों के 43 नंबर्स हैं। तो इस तरह हमने कहा कि अनऑर्गेनाइज डेटा को जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो डेटा को रीड करने में, डेटा को समझने में हमें आसानी हो गई। हमने आसानी से जज कर लिया मिनिमम वैल्यू 35, मैक्सिमम वैल्यू 54, डेटा की रेंज 19, मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करवाया हमने मिनिमम वैल्यू से। हैवी कंसंट्रेशन, ज्यादा नंबर्स किसके दरमियान में आ रहे हैं, 40 से 52 के दरमियान में आ रहे हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर क्या है, मेजॉरिटी नंबर जो बच्चों ने स्कोर किए हैं वो क्या है, 43 हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास प्रेजेंटेशन का, द डेटा एरे। सेकंड देखते हैं द फ्रीक्वेंसी एरे, इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। The data array can also be represented in the following more convenient and an improved form called frequency array, simple frequency distribution। कह रहे हैं कि डेटा एरे को मजीद मोर कन्वीनियंट फॉर्म में, मोर इम्प्रूव फॉर्म में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरे या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऐड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डेटा में कौन सा नंबर कितनी बार आया, नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार दोहराया गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि डेटा एरे को मजीद कन्वीनियंट फॉर्म, इम्प्रूव फॉर्म हासिल करें, तो हम सेकंड मेथड पर जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, जो कि हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी एरे या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डेटा एरे की मोर कन्वीनियंट और इम्प्रूव फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं कि किस तरह जो है वो डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है वो जाहिर कर सकते हैं। Suppose the marks obtained of 20 students secured in second year banking are given. बैंकिंग के मार्क्स गिवन है यहाँ पर 20 स्टूडेंट के, जो कि कुछ यूं है कि मार्क्स यहाँ पर गिवन है। अनऑर्गेनाइज डेटा है, इस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन अब यूज करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कैसे बनता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आइए देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एरे इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसमें इस तरह होता है कि पहले आप जो अनऑर्गेनाइज डेटा था उसके नंबर को सीक्वेंस में लिखते हैं, जो नंबर रिपीट हुए होते हैं उन्हें भी यहाँ पर आप 1 टाइम ही लिखते हैं। जैसे 40 यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुआ, देखिए हमने 1 टाइम ही लिखा। 42 3 टाइम था लेकिन 1 टाइम ही लिखा। और इसके आगे आपने एक कॉलम बनाना होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये डेटा हमारे पास था, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था, 20 स्टूडेंट के मार्क्स थे बैंकिंग के, जो कि अरेंज नहीं हुआ हुआ डेटा। इसका हमने बनाना था फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि इस तरह बनेगा। पहले हमने सीक्वेंस से लिखा 35 से लेकर 54 तक नंबर्स इस तरह हमने अरेंज कर लिए कॉलम की फॉर्म में। हमने लिखा मार्क्स बच्चों के 35 से लेकर 54 तक। देन फिर हम अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कि हर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 35 इस डेटा में कितनी दफा आ रहा है, 1 टाइम, तो हमने आगे फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। 36 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 36 1 टाइम।
39 भी 1 टाइम है, 40 यहाँ पर 2 टाइम है, 40 देन फिर अगेन 40, तो यहाँ पर इसके आगे फ्रीक्वेंसी कॉलम में 40 के आगे 2 मेंशन कर दिया हमने कि 40 डेटा में 2 टाइम्स आ रहा है। 42 डेटा में 3 टाइम्स आ रहा है, 42 देन 42 फिर लास्ट में 42, तो इस तरह 42 के आगे हमने 3 मेंशन कर दिया, जो कि शो कर रहा है कि डेटा में 42 की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। 43 डेटा में 5 टाइम्स आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो 43 है, तो 43 के आगे फ्रीक्वेंसी कॉलम में हमने 5 मेंशन कर दिया। देन फिर 46 डेटा में 2 टाइम था, 46 तो 46 की कॉलम के आगे हमने 2 मेंशन कर दिया फ्रीक्वेंसी में। 51 भी हमारे पास 2 टाइम था, 52 भी हमारे पास 2 टाइम है, और लास्ट 51 हमारे पास 1 टाइम था, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के आगे 1 मेंशन कर दिया 54 के साथ। तो ये रेडी हो गया हमारा दी फ्रीक्वेंसी एरे या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या है, डेटा एरे की मोर कन्वीनियंट मोर इम्प्रूव्ड फॉर्म है, जिसमें हम डेटा को अरेंज कर असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर फ्रीक्वेंसी के कॉलम के जरिए शो कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये डिस्क्राइब करता है हमें कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आप सम करेंगे तो यहाँ पर 20 आ रहा है, और टोटल स्टूडेंट भी क्या थे हमारे पास, 20 स्टूडेंट का ही डेटा था कि 20 स्टूडेंट ने बैंकिंग के में कितने नंबर्स हासिल किए हैं, और इसका सम जो आएगा फ्रीक्वेंसी का वो भी 20 ही आना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया दो के हवाले से अभी डेटा एरे और दी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम चलते हैं थर्ड प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। To get a still better picture of the structure of the above frequency distribution, we reclassify the data into different classes, class intervals as follow. In this way, we can get a more compact form of a large statistical data. This compact form of frequency distribution is also called a group frequency distribution. कह रहे हैं हमने पहले डेटा एरे का मेथड यूज किया, उसकी मोर इंप्रूवमेंट फॉर्म हमने यूज की, कौन सी, दी फ्रीक्वेंसी एरे। अब अगर हम चाहते हैं कि डेटा को ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट करें, क्लास इंटरवल की फॉर्म में प्रेजेंट करें, और ज्यादा नंबर हमारे पास जब मौजूद है डेटा में, तो हम फिर किस तरफ जाते हैं, हम बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये और मजीद क्लियर पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा होता है आपकी गिवन मालूमात की। यहाँ पर हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, इसे आप क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और इसके जरिए क्लासेस के जरिए हम जो है डेटा को ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। The above arrangement of data is suitable for a small number of figures. If there is a large number of figures, then the above method of arrangement will not be applicable. कह रहे हैं कि अगर आपने दी डेटा एरे यूज किया या फिर जो है वो दी फ्रीक्वेंसी एरे यूज किया, तो वो स्मॉल नंबर ऑफ फिगर्स के लिए, जहां पर डेटा छोटा होता है, कम मालूमात होती है, उसके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आपके पास लार्ज नंबर्स मौजूद हैं, तो फिर दी डेटा एरे द फ्रीक्वेंसी एरे सूटेबल नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, जब आपके पास डेटा लार्ज हो, ज्यादा हो, नंबर ऑफ डेटा जो है वो ज्यादा नंबर में हो, ज्यादा फॉर्म में हो। एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के? एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर कट पिक्चर, समराइज्ड फॉर्म, हमें बहुत क्लियर पिक्चर वजाहत हो रही होती है, डेटा की क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ रही होती है, मालूमात की समराइज्ड फॉर्म में जो है वो डेटा डिस्क्राइब हो रहा होता है। रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन वेरी क्विकली एंड इजीली कंपेयर टू रॉ डेटा। रॉ डेटा से हम इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं हासिल कर पाते। अगर हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दी डेटा एरे, दी फ्रीक्वेंसी एरे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वाला जो होता है उसके जरिए प्रेजेंट करते हैं, तो रिजल्ट को ऑब्टेन करना, रिजल्ट को हासिल करना क्विक, जल्दी से हमारे लिए आसान हो जाता है। और थर्ड हमारे पास है इट कैन प्रेजेंटेड ग्राफिकली वेयरएज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रॉ डेटा। अगर रॉ डेटा आपके पास है तो उसे ग्राफ में प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है तो फिर उस डेटा को कन्वर्ट करना ग्राफ में, डायग्राम में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर डेटा को हम ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है वो हमें हेल्प कर रहा होता है, इसकी मदद से हम आसानी से डेटा को ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीन एडवांटेजेस हो गए हमारे पास कि हमें क्लियर कट पिक्चर मिल रही होती है, समराइज फॉर्म मिल रही होती है, रिजल्ट क्विकली और इजीली हम जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, और डेटा को ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जो बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, वो क्या है?
बेसिक स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने डेटा एरे सीख लिया, ये फ्रीक्वेंसी एरे सीख लिया। अब जो है वो हम एक लार्ज नंबर के लिए टेबल अगर बनाने जा रहे हैं, डेटा को हम ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अनग्रुप डेटा को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन द रेंज। सबसे पहले हमें रेंज निकालनी पड़ती है। रेंज अभी हमने डिस्कस किया था, बड़ी वैल्यू को माइनस करवाते हैं डेटा की छोटी वैल्यू से, तो आ जाती है हमारे पास रेंज। तो ग्रुप डेटा हासिल करने के लिए या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। कितनी क्लासेस बनाएंगे आप, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, कितने ग्रुप्स बनाएंगे, क्लास इंटरवल भी कहते हैं इसे, कितने क्लास इंटरवल बनाएंगे, फिर ये डिसाइड करते हैं। थर्ड है क्लास विड्थ क्या होगी, क्लास की साइज क्या होगी, क्लास की हाइट क्या होगी, एक क्लास में कितने नंबर्स होंगे, ये डिसाइड करते हैं फिर हम। उसके बाद डिटरमाइन द स्टार्टिंग पॉइंट, आपकी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम से आप स्टार्ट करेंगे, होल नंबर से आप स्टार्ट करेंगे। डिसाइड द नेचर ऑफ क्लासेस। डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, या तो होल नंबर होते हैं जो कि डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में डेटा होता है जो कि कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। तो अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट में डिसाइड करते हैं जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं, जो ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं, वो किस नेचर का है, मतलब वो होल नंबर है, डिस्क्रीट है, या फिर कंटिन्यूस डेटा है। डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, किस तरह क्लास बनेगी, रिमेनिंग क्लासेस में जो है वो किस तरह बनेगी, क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने बनाना होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा इन टोटल दी टेरी शीट फ्रीक्वेंसी, कह रहे हैं यहाँ पर कि आप डेटा की जब क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं तो फिर हिसाब से क्या है, टेरी शीट बनती है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है और हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर आपको बनाना पड़ता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और अपने अनग्रुप डेटा को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं ग्रुप डेटा में। आइए इसकी एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, क्लासीफाई द अबव डेटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स। The data given below show the marks obtained by 65 students in state 6. कह रहे हैं कि स्टेट्स में 65 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन हैं, ये मार्क्स आप क्या करें, कन्वर्ट करें ग्रुप डेटा में, और क्लास इंटरवल का साइज जो आपने लेना है वो 5 लेना है। क्लासीफाई द अबव डेटा टेकिंग एन इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का साइज जो, यानी एक क्लास में जो है आपके पास 5 मार्क्स आने चाहिए, 5 नंबर्स आने चाहिए। इस डेटा को यूज करना है। डेटा मेरे पास ये रहा, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना है। हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो पहले हमने अभी डिस्कस किए हैं। आइए चलते हैं इसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की तरफ। हाउ टू कैलकुलेट रेंज। सबसे पहले हमने कहा था हमें रेंज निकालनी पड़ती है, और रेंज किस तरह कैलकुलेट होती है, हाईएस्ट वैल्यू को आप माइनस करवाते हैं लोएस्ट वैल्यू से। ये डेटा मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर एक रफ सा आपके पास हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 18 है और लोएस्ट वैल्यू 11 है, दोनों को करवाया माइनस, तो आ गई रेंज हमारे पास 7। सेम गिवन डेटा की भी हम रेंज निकाल लेंगे। ये हमारे पास डेटा था 65 स्टूडेंट का, रेंज इस तरह हमने निकाल ली पहले कि बड़ी वैल्यू को माइनस करवाया छोटी वैल्यू से। बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 72 है, ये आपको खुद यहाँ से देखकर जज करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू क्या है, बड़ी 72 है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 26 है। 72 माइनस 26, डेटा की रेंज आ गई हमारे पास 46। तभी तो क्लास इंटरवल, ये हमें सवाल में गिवन था कि आपने इंटरवल जो लेना है वो 5 मार्क्स का लेना है, तो ये 5 हमने वहां से सवाल से यूज कर लिया, जो कि हाइट ऑफ क्लास कहलाता है, साइज ऑफ क्लास कहलाता है, विड्थ ऑफ क्लास कहलाता है। इसका मतलब होता है कि एक क्लास में कितने नंबर्स आएंगे। इसके बाद चलते हैं टेबल बनाने की तरफ। ये डेटा हमारे पास मौजूद है 65 स्टूडेंट्स का, उसे मैंने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लिया है, अनऑर्गेनाइज डेटा है। रेंज हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, मैक्सिमम वैल्यू को हमने माइनस करवाया था मिनिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू 72 थी हमारे पास और मिनिमम वैल्यू 26 थी, जो कि हमने इस डेटा से ऑब्जर्व करके, सर्च करके यहाँ पर मेंशन की है। क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल का साइज कितना होगा, ये सवाल में आपको गिवन था 5, जो कि एच कहलाता है। टेबल कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, 3 कॉलम बनते हैं जब हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट करने जाते हैं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जाते हैं।
हमने कहा था कि जब कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स को भी हमने डिस्कस किया था, तो कहा था कि मिनिमम वैल्यू से हमने स्टार्ट करनी होती है अपनी क्लास। कितनी क्लासें बनेंगी पहले हम ये डिसाइड करते हैं और फिर मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करके हम सो ऑन मूव करते हैं क्लासेस को बनाना। ये हमारा कहलाता है क्लास इंटरवल, जो ग्रुप्स हम बनाते हैं, जो क्लासेस हम बनाते हैं। हमने स्टार्ट किया सबसे कम वैल्यू से। यहाँ हमारे पास 26 थी, हम चाहें तो 26 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर हम 5 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, तो हम यहाँ पर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसलिए 25 लिया है। 25 से मैंने स्टार्ट किया। डिफरेंस कितना लेना है, एक क्लास में कितने नंबर्स आएंगे, जो कि ये H शो कर रहा है, 5 नंबर्स आएंगे। तो 25 से काउंट करना शुरू किया मैंने, 25 भी इंक्लूड होगा। 25, 26, 27, 28 और 29। पांचवा नंबर हमारे पास 29 आ रहा है। तो ये पहली क्लास बन गई हमारे पास 25 से लेकर 29 तक। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगी वो 29 के अगले नंबर से स्टार्ट होगी। जैसे 30 से स्टार्ट हुई क्लास, 30, 31, 2, 3 और 4। जो 5th नंबर आ रहा है वो 34 आ रहा है। दूसरी क्लास, दूसरा ग्रुप हमारे पास 30 से लेकर 34 तक बन गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू 35, 5 का डिफरेंस 39। फिर 40, 40 से नेक्स्ट 35 का डिफरेंस हमने लिया, 44 तक हम गए। और इस तरह सारी क्लासेस रेडी होती जाएंगी। नेक्स्ट 45 से स्टार्ट किया, 5 का डिफरेंस 49 तक। नेक्स्ट क्लास 50 से स्टार्ट हुई, 5 का डिफरेंस लिया 54 तक। नेक्स्ट क्लास 55 से स्टार्ट हुई है, 5 का डिफरेंस लेके 59 तक। देन फिर नेक्स्ट क्लास हमारे पास 60 से स्टार्ट हुई है, 5 का डिफरेंस लिया 64 तक हमने क्लास को बना लिया। फिर 65 अगली वैल्यू, 5 का डिफरेंस 69 तक। 70 से स्टार्ट की अगली क्लास और फिर डिफरेंस 74 5 का ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास रेडी हो गई। अब हमें जाना कहाँ तक है, कितनी क्लासेस बनानी है, वो हम हाईएस्ट नंबर को देखते हैं। देखिए हमारा हाईएस्ट नंबर 72 है, तो हमारी जो लास्ट क्लास होनी चाहिए, जो हमारी लास्ट क्लास है, वो इस वैल्यू को जो है वो क्या करे, कंप्लीट करें। मतलब ये वैल्यू इस क्लास के अंदर आनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू पर हमारी क्लास जो है वो खत्म हो रही हो। 72 था हमारी हाईएस्ट वैल्यू, और लास्ट क्लास की जो वैल्यू है हमारी 74 है, तो हमें 74 पर रुक जाना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है 25 और मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर रुक जाना है। या तो हम 72 पर यहाँ पर रुक जाएंगे, या फिर उससे अबव तक हम चाहे तो 73, 74, जिस तरह क्लास का इंटरवल, क्लास साइज जो है वो कवर अप हो रहा है, वहां तक हमें जाना होता है। 72 से कम पर हम नहीं रुक सकते, हम इस वाली क्लास पर नहीं रुक सकते। 69 पर हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू 72 थी, तो हमें इसको कवर करना जरूरी है। इसलिए हमने अगली क्लास और बढ़ाई 70 से लेकर 74 तक की। ओके, ये बन गई क्लासेस हमारे पास। क्लासेस को बनाने के बाद अब हम मूव करेंगे टेली मार्क्स पर। पहली क्लास को देखा हमने कि पहली क्लास हमारे पास 25 से लेकर 29 तक है। 25 से लेकर 29 तक इस डेटा में कितने नंबर्स आ रहे हैं, उसे क्रॉस करके हमें यहाँ पर टेली शीट बनानी होती है, टेली मार्क्स बनाने होते हैं। 25 से 29 तक इस वाले डेटा में जो नंबर्स आ रहे हैं, मैंने इसको काउंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 मार्क्स आ रहे हैं। टेली शीट जब आप बनाएंगे, टेली मार्क्स जब आप बनाएंगे, तो 4 लाइंस तो आपने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, और जो 5 लाइंस बनती है वो इस तरह क्रॉस में बनती है। क्रॉस एरो शो कर रहा है, क्रॉस बार जो है वो शो कर रही है 5 का बंच। ये क्यों करते हैं हम, 5 का बंच क्यों बनाते हैं, ताकि जब हम रिकाउंट करें, दोबारा काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहें, तो हमें काउंट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि 25 से 29 तक इस डेटा में हमने देखा कि 26 आ रहा है। ठीक है, 27 है, उसके बाद 27 अगेन आ रहा है। देन फिर अगली वैल्यू यहाँ पर देखी हमने 28 है, 26 फिर है। इस तरह कैलकुलेट करके हमने टोटल वैल्यू जो 25 से 29 के दरमियान में आ रही है वो 7 है। पहले यहाँ पर लाइंस फॉर्म में लिखा, जो कि टेली मार्क्स टेली शीट कहलाता है, फिर उसी को नंबर की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी में लिख दिया, क्योंकि 7 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा 30 से 34 तक कितने नंबर आ रहे हैं, काउंट किया हमने यहाँ से। आप चाहें तो कट करते जाएं कि इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक 30 से 34 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं। पहले मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की, एक क्रॉस लाइन 5 का बंच बन गया, फिर 4 लाइंस और एक क्रॉस में 5 का बंच, 5 और 5 10 नंबर्स फॉर्म में मैंने फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख दिया। इस तरह आप तमाम क्लासेस को यहाँ से देखते हुए, नंबर को ऑब्जर्व करते हुए, टेली शीट और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को रेडी करते जाएंगे, और हमारा ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाएगा। और ग्रुप की फॉर्म में हमने यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने कवर किया कि डेटा क्या है, कितनी टाइप्स के होते हैं डेटा, प्रेजेंटेशन के लिहाज से ग्रुप और अनग्रुप किस तरह प्रेजेंट करते हैं डेटा को, दी डेटा एरे, दी फ्रीक्वेंसी एरे और दी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए। यहीं तक ये रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, मजीद देखेंगे कि क्या है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक क्लास का कंप्लीट होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के 3 मेथड्स, द डेटा एरे, द फ्रीक्वेंसी एरे, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई सवाल हो आज की क्लास के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।